मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी उनसे मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे बुनियादी, सबसे अहम मुद्दा जिससे आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो कराची का मुकदमा होगा। कराची में स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी, जिसमें सबसे अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, फिर जमात इस्लामी भी है, फिर दीगर छोटी बड़ी जमातें भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि कराची के मुकदमे को लड़ने के हवाले से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, कराची समेत पूरे सिंध के लिए और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या वजह है कि कराची के मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते? ख़ासतौर पे अभी पिछले कुछ अरसे में कराची में डंपर्स, हैवी व्हीकल्स की वजह से जो शहरियों की हलाकतें हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पानी के मामले पे, बिजली के मामले पे, जो बुनियादी सहूलियात हैं, शहरी सहूलियात हैं, उन सब के मामले पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में भिड़ती रहती हैं। अब मेयर कराची के पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बल्दियाती इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो MQM उसमें हिस्सेदार है, जमात इस्लामी भी उसमें हिस्सेदार है। और इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी और MQM विफाक की सतह पे आके इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध की सतह पे आके अपोजिशन में हैं। तो ये जो खलीज है सिंध, कराची समेत सिंध की, MQM और पीपल्स पार्टी की, क्या इसको किसी सूरत दूर किया जा सकता है ताकि जो कराची के शहरी हैं, कराची समेत पूरे सिंध के जो शहरी हैं, उनके मसाइल हल हो सकें और शहर में अमन व अमान आ सके, शहर में फलाह हो सके, शहर में बेहतरी हो सके? इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ऑनर्ड कि मेरे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, नन अदर दैन मेयर कराची हिमसेल्फ जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, और उनसे ही सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप ख़ुद माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान हैं, विफाक की सतह पर भी आप सियासत करते रहे हैं, कराची के आप बेटे हैं, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मेयर कराची हैं आप। लेकिन क्या वजह है कि जो एक नेशनल पॉलिटिकल कोहेजन हमें नज़र आनी चाहिए, जो विफाक में नज़र आती है बिटवीन पीपल्स पार्टी और MQM, वो हमें कराची में आके टूटती हुई नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती के साथ कराची का सबसे बड़ा सिचुएशन जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो आज आपको सारे पाकिस्तान में नज़र आती है, ये पिछले कई सालों से कराची शहर में देखने को मिली है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है, कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, कहीं जमात इस्लामी का है, और रीसेंट पास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी एंटिटी के तौर पर कराची शहर में उभरी। अब बदकिस्मती के साथ होता ये है कि हर सियासी जमात का अपना एजेंडा है। नेचुरली हुकूमत सबको नहीं मिल सकती, हुकूमत किसी एक सियासी जमात को मिलती है, तो जिस एक सियासी जमात को मिलती है वो तो अपना काम गिनवाती है, काम करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा जो सियासी जमातें जो कि उसकी मुखालिफ हैं, वो फिर तनकीद बराए तनकीद, मुखालफत बराए मुखालफत करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कराची के इंतज़ामात में चैलेंजेस में इजाफा होता है। हमने रिसेंट पास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश ये की है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें, जितना पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नाक़िदीन हैं या जो हमारे मुखालिफ हैं, अगर पीपल्स पार्टी कराची शहर में कामयाब होगी तो उनकी जो सियासी सक्सेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल MQM के मफाद में नहीं है कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो, जमात इस्लामी के मफाद में नहीं है कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो, PTI के मफाद में नहीं है कि पीपल्स पार्टी कामयाब हो। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम सियासी जमातों को अपने पॉलिटिकल फ्लेवर से हटकर कराची शहर का सोचने की ज़रूरत है। और अगर हम सब कराची शहर का सोचेंगे, कराची के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेंगे, तो यकीन जाने जितने भी मसाइल हैं वो सॉल्वेबल हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। और हम चाहते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए, प्रोवाइडेड
कि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बालाए ताक होके हम सब अपना अपना काम करें और जो कराची सर्विस एक्सपेक्ट करता है, डिलीवरेंस एक्सपेक्ट करता है, वो डिलीवरेंस करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा, गाड़ी के 4 टायर होते हैं, उन चारों टायरों को साथ मिलकर एक डायरेक्शन में चलना है, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगर एक टायर गाड़ी को आगे लेके जा रहा है और बाकी 3 टायर जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी के चलने में दिक्कत आएगी। और कराची शहर में अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम जितना अच्छा काम कर लें, MKM उससे मुतमईन नहीं होगी, जमात इस्लामी या PTI उससे मुतमईन नहीं होगी। बाहर कैफ कोशिश करते हैं कि उनको ऑन बोर्ड ला सकें, अगर वो आएँ तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते तो पीपल्स पार्टी जो अपना मंशूर के मुताबिक अवामी खिदमत का सिलसिला है, कराची के बेसिक इशू सॉल्व करने का सिलसिला है, उसके ऊपर हम कार फरमा रहेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है, बड़ी ज़बरदस्त आपने एनालॉजी ड्रॉ की है कि जी कराची की सिचुएशन ऐसी है जैसे गाड़ी के 4 पहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रही है 4 पहिए हों, 4 से ज़्यादा हों, वो सारे पहिए, सारे टायर अलग अलग समतों में जा रहे हैं। तो जिन पॉलिटिकल पोलराइजेशंस की, जिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस की आपने बात की है, अगर गवर्नर्स हैं जिनका ताल्लुक MQM से है, वो मेयर कराची के ख़िलाफ़ जवाब देंगे या कोई गुफ्तगू करेंगे, मेयर कराची फिर उसका जवाब देंगे, फिर MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, फिर पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वुज़रा आपस में भिड़ते रहेंगे, बड़े बड़े सियासतदान आपस में भिड़ते रहेंगे, तो कराची समेत सिंध के अवाम के मसाइल ऐसे हल तो नहीं होंगे, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऐसे ब्रिज तो नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी ड्रॉ की कि जी गाड़ी के 4 पहिए, तो इस वक्त कराची में जो हैवी ट्रैफिक, जो डंपरों के 4 बल्कि 8 पहिए बल्कि 10-12 पहियों के नीचे कराची के अवाम आके मर रहे हैं, क्या वजह है कि 2008 से मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान जमात है, तो कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, रोड के मसाइल, रोड सेफ्टी चीज़ें, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ? मेयर कराची साहब। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे और दोनों बड़े मैं समझता हूँ पर्टिनेंट है। देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ या सियासी बयानबाजी करूँ। मेरा एक काम है, मुझे 4 साल के लिए इलेक्ट किया है कि मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो काम कर सकता हूँ वो काम करूँ, कराची की आवाम की खिदमत करूँ। फिर गवर्नर साहब जिनका काम सियासत करना नहीं है, वो एक प्योरली आइनी ओहदा है, उन्होंने तनकीद करते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि जी मेयर कराची को अगर इख्तियारात चाहिए तो मेरे पास आ जाएँ और मैं उनको जो इख्तियारात हैं बहैसियत आइनी सरबराह के, वो तमाम इख्तियारात उनको दे दूँगा। ये मैंने उनसे नहीं कहा था, ये उन्होंने ख़ुद ऑफ़र की वॉलंटरली। तो अगर मुझे कोई शख्स कहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए, मैं अच्छी ऑफ़र को क्यों मना करूँगा? मैं शहर की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं शहर के मसाइल हल करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है जो कि पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है आपकी GDP में। तो अगर वो साहब जो कि वफाक के नुमाइंदे अपने आप को क्लेम करते हैं और कहते हैं कि हमारी सियासी जमात का कराची में स्टेक भी है और वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास आ जाए, मैं इख्तियारात दे दूंगा, तो मुर्तज़ा वहाब ने तो सिर्फ ये कहा कि गवर्नर साहब अगर आप काम करना चाहते हैं कराची के लिए और हमारी मदद करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म साहब से 100 अरब रुपए की एक डेवलपमेंट ग्रांट कराची शहर के लिए ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कराची की खिदमत हो तो कराची पोर्ट ट्रस्ट हो, पोर्ट कासिम हो या रेलवेज़ हो, जो कराची से बेनिफिट कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कराची की इंतज़ामिया का स्टेक होना चाहिएगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो मैंने तो जो गवर्नर साहब ने कहा था, मैंने तो उस पर लब्बैक कहा, मैंने कोई सियासत नहीं की। मैंने कहा जी ये कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह वो ब्लफ करते हैं शायद मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। मैंने जी ये डिसाइड किया कि मैं उनका जवाब देता हूँ और जवाब देते हुए मैं उन प्रोजेक्ट्स को पिन पॉइंट करता हूँ जो कि कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया ना हेवी ट्रैफिक का, ये हेवी ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सारा हेवी ट्रैफिक इस वक्त शहर के बीच में से गुजरता है। इसके लिए कोई आउटसाइड सिटी रिंग रोड नहीं है। कराची का जो पोर्ट सिटी है हमारा, पोर्ट से जब कोई कंटेनर उतरता है वो ट्रक उसको लेके शहर की गलियों से होता हुआ इवेंचुअली आपके हाईवे पे पहुंचता है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की गवर्नर साहब से कि आप मुझे नॉर्दर्न बाईपास बनाने के लिए 32 अरब रुपए चाहिए, वो मुझे दिलवा दीजिए ताकि ये जो ट्रैफिक है ये शहर की अंदरूनी गलियों से ना निकले, ये आउटर सिटी एक रिंग रोड बन जाएगा जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और हम इन हैवी ट्रैफिक के कंजेशन को और एक्सीडेंट्स को भी अवॉइड करने में कामयाब हो पाएंगे। मैंने उनको कहा जो वफाक के तहत चलने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बुरा हाल है,
फेडरल गवर्नमेंट नहीं सोच पाती कि पीआईबी कॉलोनी के लोगों को जो मुश्किल है मार्टिन क्वार्टर्स में, पाकिस्तान क्वार्टर्स में, जहांगीर क्वार्टर्स में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। मैंने कहा जी आप उसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हम उन लोगों की खिदमत कर पाएंगे, उनकी दादरसी कर पाएंगे। तो मैंने तो गवर्नर साहब के कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहा, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब मेरी मदद करते हुए ये पैसे हमें दिलवा देंगे। तो गवर्नर साहब को शायद मेरी बात ये नागवार गुजर गई और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अब इवेंचुअली गवर्नर साहब ने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ख़त लिखने से मामला हल नहीं होता। गवर्नर साहब का वादा था कि वो पैसे दिलवाएंगे, वो इख्तियारात दिलवाएंगे। तो वो जो पैसे हैं जब तक केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते, मैं अपनी मोदबाना गुजारिश ये करता रहूँगा और जिस दिन ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे मैं वज़ीर आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मैं गवर्नर सिंध का भी शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। फरीदा, मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ मैंने हमेशा कराची का मुकदमा रखा है। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि सर मुझे 5 अरब दे दें, 10 अरब रुपए दे दें। कराची के लिए 5-10 अरब रुपए काफ़ी नहीं है। वो शहर जो पाकिस्तान को चलाता है उसका राइट है कि फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ कंट्रीब्यूट करे। और अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट आपको नज़र नहीं आता कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एक्सचेकर से कराची शहर का उस तरीके से भला किया हो। बड़ा ज़बरदस्त जवाब आपने दिया है और आपको इसमें कराची के अवाम के फ़लाह के लिए, कराची समेत पूरे सिंध के अवाम के फ़लाह के लिए आपको गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करने की या उनकी ऑफ़र को तस्लीम करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत का आप लोग हिस्सा हैं, वज़ीर आला सिंध साहब की अक्सर मुलाकातें रहती हैं डायरेक्टली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। तो आपको तो वो दरमियान में कोई ब्रिज की, कोई बाइंडिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो ज़रूरत नहीं है मेयर कराची साहब इस पर, और फिर कैनाल्स के मामले पर भी। तो ये तो फिर गवर्नर साहब को ये उड़ता हुआ तीर जो है नहीं लेना चाहिए था ना। क्यों गवर्नर साहब ने ऑफ़र की? मैंने तो गवर्नर साहब को बिल्कुल भी नहीं कहा था कि सर आप मेरी मदद करें। वज़ीर आज़म से तो मैं लास्ट टाइम जब मिला हूँ मैं सारी बातें करके आया हूँ और बिलावल साहब मेरे साथ मौजूद थे और बिलावल साहब ने मेरा हाथ पकड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची नीड्स योर अटेंशन, माई मेयर इज़ विद मी, यू नीड टू सपोर्ट हिम। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई। तो गवर्नर साहब को फिर बीच में नहीं आना चाहिए था, गवर्नर साहब खुद आए। मैंने कभी गवर्नर साहब को इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, बट बिकॉज गवर्नर साहब बीइंग द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने कहा मैं अपने शहर की खिदमत करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं मेयर साहब मेरे पास आ जाएं। तो मैं तो अब यही कह रहा हूं कि गवर्नर साहब जो आपने वादा किया तो उस वादे को पूरा करें, एहतराम के साथ कह रहा हूं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमें बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी का MQM के साथ झगड़ा क्या है, झगड़ा कैसे हट सकता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की कि कराची के लिए, कराची समेत पूरे सिंध के लिए वो सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं और साथ ही वज़ीर आज़म से भी उन्होंने अपील की कि कराची समेत पूरे सिंध के जो मसाइल हैं, जो विफाक की जिम्मेदारियाँ हैं, वो पूरी की जाएँ। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सवाल जवाब करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सियासी मामलात के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात के हवाले से कुछ सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में, इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, कानूनदान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। आज़म सवाती के वीडियो बयान ने, बल्कि एक तरह से एतराफ़ी बयान या एतराफ़ जुर्म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी टाइट पोजीशन में नहीं डाल दिया सियासत के हवाले से। और फिर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से और कहा जाना कि इमरान खान ने टास्क दे दिया, इसकी कंफर्मेशन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कर दी। सो PTI ने करना क्या है सर? मुज़ाहिमत करनी है या एस्टैब्लिशमेंट? अच्छा देखिए, बिल्कुल बात है, सवालात उठते हैं और ख़ास तौर पे जब आज़म सवाती साहब ने एक स्टेटमेंट दी साथ कुरान पाक रख के, ठीक है, वो इस चीज़ की ग्रेविटी बढ़ जाती है। मगर ओवरऑल देखें कि खान साहब एक स्ट्रगल में है, ठीक है, 2 साल अब होने गए कैद में, ठीक है, अपने मौक़िफ़ में उन्होंने कोई लचक नहीं ली। अगर आज भी गए कि तो उनकी अपनी ओपिनियन इस सिस्टम के बारे में क्या है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझते हैं कि ये फेस हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का, इनको बिठाया गया है, ये जीत के नहीं आए। तो जब ये जीत के नहीं आए तो इनके पास इख्तियार भी नहीं है, इख्तियार किसी और के पास है।
इख्तियार जिनके पास है खान साहब उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। और बैरिस्टर अली जफ़र की स्टेटमेंट वो कल की क्लैरिफाई करती है। वो क्या चीज़ क्लैरिफाई करती है कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, ना वो किसी को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए जाओ, जिस तरह से डॉक्टर्स के हवाले से बात चल रही, किसी और के अली अमीन के हवाले से कि खान की कोई रिहाई के लिए बात करें। खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क की इंटरेस्ट में कोई बात करनी पड़ती है, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जा सकती है, मतलब वो दरवाज़ा खुला है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पीटीआई इस वक्त किसी डायलॉग में है, कोई बैकडोर चैनल तलाश कर रही है, मतलब वो एक सर डिफरेंट तासुर तो यही मिल रहा है ना, और ये तासुर मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। फिर ये अपेरेंटली आपके स्लोगन या आपकी जो सियासी जद्दोजहद कम अज़ कम पिछले 2 साल से है उसके बिल्कुल नफ़ी करती हुई नज़र आती है। आप लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सियासत से निकल जाए, बिल्कुल साइड लाइन पर हो जाए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आके चली जाए, फिर उसी से आप लोग बात किस चीज़ की करना चाहेंगे? अच्छा देखें, हुआ यही है। देखें, जो 8 फरवरी का इलेक्शन ने एक जो इस निज़ाम को धचका दिया ना, वो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कि एक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा वाटर डाउन हुई। अदलिया जो कि एक थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट था, आज वो उस तरह से नहीं खड़ा। फिर और आइन के खदो खाल जो मौजूद हैं अभी उसी हालत में, वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमारा आज तक रोना क्या है, हम कोई किसी के पर्सनल ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग वो इख्तियार किसका है, वो एग्जेक्टिव का है। पार्लियामान में उस चीज़ को डिस्कस होना चाहिए, बजाय इसके कि बंद कमरों में फैसले हों। ठीक है ना, देखिए बाहर की कुव्वतों को तो अगर आप लोग भी बंद कमरों में मुलाकातें करना चाहेंगे और पार्लियामेंट में आके डिबेट नहीं करेंगे तो फिर वे वुड पीटीआई स्टैंड? नहीं 100% वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ना हम किसी को डिग्गी में बंद होके जाएंगे, ठीक है ना, ना कोई उस तरह से छुप के, जो भी बात है ठीक है ना, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने और ओपन बातचीत होगी। बातचीत क्या है कि रोल किसका क्या है कि अदलिया को कमज़ोर ना करें, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहने दें, इसमें जो पार्लियामान का तगद्दुस है उसको रिस्टोर करें, पार्लियामान को रबर स्टैम्प ना बनाएं। अब देखें ना, नहरों का इशू है जी बन गया है, ठीक है, क्यों बन गया है? क्योंकि पार्लियामान इस वक्त इर्रेलेवेंट हुआ है। पार्लियामान में हम डिबेट करने से उस पर अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी उस चीज़ को एजिटेट कर रही है, रेजोल्यूशन नहीं ला रही। पीटीआई ने आज रेजोल्यूशन जमा कराई है, रोज़ इनका कोरम आज, हाँ जी, आज भी कोरम पूरा नहीं हुआ, और कल का दिन भी आप ज़रूर देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, इनका कोरम पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखें, क्योंकि सिस्टम पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो बज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रोवाइडेड सिस्टम है ना, वो ऑपरेशनल ही नहीं है, वो डिफंक्ट है। चला लेकिन तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सिस्टम से बाहर जाके जद्दोजहद करेंगे या सिस्टम में रहते हुए करेंगे? सिस्टम में रह के ठीक करेंगे, बिल्कुल तो सर सिस्टम में रह के फिर पार्लियामेंट में डिबेट करें ना, पार्लियामेंट में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप एंगेज भी करें या उन पे आप तनकीद भी करें, जो भी करना है। मतलब जो अपोजिशन का किरदार है, बीइंग द चेक एंड बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट, वो हमें एब्सेंट नजर आता है। बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने कैनाल्स के मामले पर असेंबली में डिबेट या करारदाद आप लोगों ने जमा करवाई है, बट वो इफेक्टिव रोल पीटीआई का अपोजिशन में अवामी मसाइल पे वो एब्सेंट नजर आता है। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक। फिर अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट को साइडलाइन करना है, हमारा रोल उतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा, उसकी वजूहत देखें। अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से? अंदरूनी नहीं, देखें पार्लियामेंट के वर्किंग डेज कितने हैं, 130। 130 डेज इन्होंने पूरे पिछले साल किस तरह से किए हैं, हफ्ता इतवार मिला के, तो इफेक्टिव डेज कितने रह गए, 70-75 दिन। और उन दिन में भी पार्लियामेंट में इन्होंने बोलने का मौका कितना दिया है? ऑन एवरेज बिल्ड एक्ट की रिपोर्ट थी कि वो श्रिंक करके 2.5 घंटे का दौरानिया बनता है। जब एक दिन में एक पार्लियामान जिसके इजलास पे करोड़ों खर्च हों, वो खाली 2.5 घंटे के लिए बैठे, उस 2.5 घंटे में से भी 1 घंटा वो है जो क्वेश्चन आस्क के लिए मुख्तस है, तो ओवरऑल अवामी इशूज़ पे डिबेट किधर हो रही है? बेसिकली पार्लियामेंट को इंटेंशनली डिफंक्ट किया जा रहा है। देखें, आज मौका दें, देखें ब्रॉडर इशूज़ पे बात हो सकती है। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बहुत ही जो है ना बैलेंस किस्म के लोग हैं, मगर पार्लियामान में मौका नहीं मिलता। पार्लियामान में बुलडोज किया जा रहा है, कितनी लेजिस्लेशन है। आप पीका के हवाले से जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट होता है, उसके नंबर ऑफ मिनट्स उठा लें कि उस बिल पे कितने मिनट बहस हुई है, वो सेकंडों में पास हुआ है। तो जब इस तरह की कार्रवाई चल रही हो तो देखें हम किधर खड़े हैं। अगर हमारी गलती है तो दूसरी साइड की भी गलती है। इस गलती को दुरुस्त किस तरह से कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को दोबारा से एज ए फोरम बहाल किया जाए, उन पे इन इशूज़ पे बात करें। सर, ये जिस मुद्दे पे पीटीआई आज खड़ी हुई है, 2008 से पहले पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन इसी मुद्दे पे थे जिस पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। अब ये दोनों जमातें तो हो गई थी इकट्ठी, इन्होंने सीओडी कर लिया, पाकिस्तान का एक डिसाइसिव मोमेंट था। आप लोग कह रहे हैं कि हम सीओडी 2.0 करना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ से?
मौलाना फजलुर रहमान को आप लोग आज तक एंगेज नहीं कर पाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आप लोग दूर नहीं कर पाए। सेंटर कामरान मुर्तज़ा कल मेरे प्रोग्राम में थे, बहुत बरहम थे, बहुत खफा थे कि PTI ने अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो फिर हमसे बात ना करें। वो ये भी कह रहे थे कि जी JUIFA की एक शर्त थी जो उन्होंने चंद आपको कुछ मुतालबात रखे थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित नहीं रखेंगे सियासी मफादात हासिल करने के लिए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो ये सारा मुद्दा आप लोग अचीव किस तरह कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी PMLN ने तो कर लिया था COD में, अगर आप COD 2.0 करना चाह रहे हैं और किसी को अभी तक ऑनबोर्ड नहीं कर सके तो आगे कैसे बढ़ेंगे सर? COD हुआ था तब आपने देखा ये सारे लीडरान इकट्ठे थे, किधर इकट्ठे थे? लंदन में इकट्ठे थे। आज जिस पार्टी की 70% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ठीक है, मेजर स्टेक होल्डर है इस सिस्टम में, उसके लीडर को तो 2 साल से कैद किया हुआ है, वो पाबंदे सलासल है। उससे आज भी पॉलिटिकल लोग मुलाकात करने गए हैं, नहीं मिलने दिया गया। 2 दिन पहले बहनें गई, मुलाकात करने नहीं दिया गया। जब जो मेन स्टेक होल्डर है जो उसकी ओपिनियन ही नहीं आने दे रहे, तो आप देखें बाहर के लोगों को क्या अवामी उस तरह से क्या हमायत हासिल है? सर आपके माशाल्लाह MNAs मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, आपके इलेक्टेड चेयरमैन मौजूद हैं, सेनेट में आपकी पार्टी मौजूद है। देखें वो किसके बिहाफ पे बैठे हैं, देखें वो एक शख्स के बिहाफ पे बैठे हैं। हमायत असल में किसकी है? इमरान खान की है। देखें ना, देखें ओवरऑल देखें हमारी डेमोक्रेसीज उस तरह से नहीं ग्रो की। आप कहें कि ये कोई जो है ना डेमोक्रेट्स या लिबरल की तरह पार्टी डेवलप हो गई है, क्या पार्टी का खुद से वोट है? अभी भी शख्सियत का PTI में वोट है। PTI अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई, इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए अभी उसे टाइम लगेगा। और उस शख्सियत को माइनस करके हम शख्सी जमात है PTI, अभी तक 100% शख्सी जमात है। देखें अभी हम जो कि नहीं होनी चाहिए। देखें वो देखें उसको ट्रांसफॉर्म होते टाइम लगेगा। इमरान खान ने इस जमात पे बड़ी मेहनत की है। देखिए ना, देखिए यंग लीडरशिप को ग्रूम किया है। उन्हें कब चांस मिलेगा? आहिस्ता आहिस्ता करके चांस मिलेगा। अभी देखें क्या किया जा रहा है कि ओवरऑल फोकस क्या है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से माइनस इमरान खान को बनाया जाए। मगर हो क्या रहा है? इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश कर ली, हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली, मगर इमरान खान की सिस्टम में नफ़ी नहीं हो सकी। अब जो भी होना है, अगर COD 2 की भी बात करते हैं, देखें इमरान खान रेलिवेंट स्टेक होल्डर है। वो जिस दिन भी आप बाहर निकालते हैं, इन चीज़ों पे बाहर करें, ये मैं कहता हूँ ये मसले दिनों में सॉर्ट आउट। सर बाहर निकालने के अलावा दीगर मामलात पर पैगाम रसानी हो रही है ना, अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें हो रही हैं, तवातुर से हो रही हैं, उनकी किसी मुलाकात में रखना नहीं डाला जाता। सो अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का टास्क अली अमीन गंडापुर को दिया जा सकता है, तो मौलाना फजलुर रहमान से बात करने का टास्क भी तो पैगाम के जरिए किसी को दिया जा सकता है ना, या दीगर पार्टीज़ के साथ। देखिए टास्क अलायंस का मुस्तकबिल क्या है सर आपके? डिफरेंट लोगों को दिया जाए। देखें अली अमीन की एक डिफरेंट पोजीशन है। अली अमीन देखें KP के प्रोविंस के हेड हैं। देखें अगर आप कहें ना कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं, देखें वो एपेक्स कमेटी सूबे की को हेड करते हैं, जिसमें ये तमाम वैसे भी रवाबित तमाम नहीं, देखें उनके तमाम बंदे बीच में बैठते हैं ना, तो अगर उसको आप उस तरह से रवाबित को कहें, देखें इस चीज़ पे जो बेस्ट ओवरऑल कंसर्न जो क्लैरिफाई कर सकता है ना, वो खान साहब से अगर बैरिस्टर कौर मिले, सलमान अकरम राजा मिले। सर वो भी मुलाकात करते हैं, कल परसों उनकी भी मुलाकात राजा को भी मिलने ही नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई तो उसके बाद अभी तक हमें कोई ऐसी बात तो नहीं आई ना कि हम कहें कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित है या उससा की करें। जहाँ तक मौलाना साहब वाली बात का ताल्लुक है, देखें असद कैसर साहब बड़ी डेलिकेटली इन मामलात को लेके चले। अब थोड़ा देर क्योंकि गैप इसलिए आ रहा है कि ईद से पहले वो मुल्क से बाहर गए, ठीक है, वो उस वजह से एक आपको एब्सेंस नजर आ रही है, और फिर कुछ अलायंस के मुस्तकबिल के बारे में बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मैनाई साहब प्रोग्राम के लिए खास तौर पर वक्त निकालने पे। ये इस सेगमेंट का ये हिस्सा था। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान का एक अहम तरीन मुद्दा ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राअत यहाँ पे ज़बूहाली का शिकार क्यों है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बहुत अहम मुद्दे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये पाकिस्तान का आजकल का, बल्कि आजकल का नहीं हमेशा का सबसे अहम मुद्दा और मुकदमा होना चाहिए, और वो है ज़राअत। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ दहाइयों में नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से, फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से ज़राअत का भट्टा बैठ रहा है, ज़राअत का बेड़ा गर्क हो रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान को अपनी ही फूड बास्केट पूरी करने के लिए बाहर से
खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ती है, जो कि ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान का जो एक मईशत है उस पर मज़ीद बोझ पड़ता है। पाकिस्तान का किसान जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से मुस्तकिल इस बात की दुहाइयाँ दे रहा है कि खुदा का वास्ता है कि ज़रूरी पॉलिसीज़ अपनी ठीक कर लें। आज भी आपने देखा कि जो किसान इत्तेहाद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद थे। सो उन्हीं से ही जानेंगे। तो आज का ये सेगमेंट इसी हवाले से होगा कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम अपने ही मुल्क में जो बेसिक फसलें हैं उनके मोहताज होकर क्यों रह गए हैं और हम बाहर से अपनी ग़िज़ा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर फ्लरिश कर सके। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब जो कि चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और मौजूद है मेरे साथ नसीरुल्लाह खान साहब जो कि ज़राअत के बड़े ज़बरदस्त माहिर हैं। खालिद खोकर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का शुरू करना चाहूँगी, आपने इस सेगमेंट का शुरू करना चाहूँगी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी आपने बहुत सी डिटेल्ड बातें की और बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। आपने कहा जी गंदम के किसान को रेट नहीं मिल रहा और चीनी का रेट जो है माफिया की वजह से वो तय भी कर लिया जाता है, वो बढ़ा भी दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब शाबाश दे रही थी पंजाब के किसान को कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। गंदम हमारी सबसे बड़ी फसल है। 4.5 करोड़ एकड़ जो हमारी जेर काश्त रकबा उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे काश्त हो रही है जी। आज हमारी दुआ ये थी कि हमें गंदम का रेट नहीं मिल रहा, लेकिन हम हर साल जितनी आबादी बढ़ा रहे हैं, आबादी के लिहाज से हम हर साल एक न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है जी। हम तो पिछले कई दहाइयों से शोर मचा रहे हैं कि जो गैर आबाद रकबे हैं जैसे चुलिस्तान है उसको आबाद किया जाए और वहाँ पे लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई जाए ताकि वो रकबे आबाद होकर हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। देखा ना, हमने 2 साल पहले क्या हुआ हमारे साथ कि हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। ये एक ज़रूरी मुल्क में 4-4 किलोमीटर की आटे की लाइनें लगी हुई थी जो एज ए काश्तकार मेरे लिए तो वैसे शर्म था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि चुलिस्तान में एक काम शुरू हुआ है, उस रकबे को आबाद करना शुरू किया गया जो कि बहुत ही जिसको मैं पॉजिटिव गिनता हूँ, जिससे मैं कह सकता हूँ कि अगले 4-5 सालों में हम इंशाअल्लाह ताला जो हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो 4-5 सालों बाद हमें बाहर से नहीं करनी पड़ेगी। आज जिन मसाइल से काश्तकार गुजर रहा है कि उसकी पैदावारी लागत बहुत ज्यादा है, उसकी प्रोड्यूस का रेट कम है और हुकूमत ने इस दफा हमें जो हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी वो पिछले साल भी नहीं दी, इस साल भी नहीं दी। फिर हुकूमत एक चीज पिछले साल और की कि सपोर्ट प्राइस ना दी, उसको डीरेगुलेट करके बाद में 8 अगस्त को उसको रेगुलेट कर दिया कि एक प्राइस तय कर दी कि 2600 से ऊपर काश्तकार सेल नहीं कर सकता, जो काश्तकार के लिए बहुत ज्यादा नुकसान था जी। पिछले साल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मैं गंदम के नुकसान से सब ज्यादा नुकसान काश्तकार से ज्यादा पाकिस्तान को होता है जी। क्योंकि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। जब गंदम बेहतर होगी तो बाकी अगली फसलें खुद ब खुद बेहतर होगी, क्योंकि गंदम लगती है तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे। जब काश्तकार के पास पैसे आते हैं तो वो अगली फसलों पे खर्च करता है, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 10 लाख बैग यूरिया का पड़ा जो सेल नहीं हो रहा क्योंकि काश्तकार की कुव्वत खरीद से बाहर है। पेस्टिसाइड बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, लेबर चार्जेस बहुत है। काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान है। इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं। दूसरा मैं यहाँ फिर अर्ज करता चलूंगा कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत हमें अपने गैराबाद रकबों को आबाद करना इंतहाई जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले बच्चे हमारे कहाँ से खाएंगे। फिर एक चीज और है कि इस वक्त हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोही प्यासी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्यास बुझाई जा रही है कि वहां नहरें निकाली जा रही है, उस पर भी बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं। हमारे सिंध के भाई उस पर एतराज कर रहे हैं जिनका एतराज बिल्कुल ही नहीं बनता टोटली तौर पर, क्योंकि सिंध वालों को हम पंजाब ने अपने हिस्से का पानी दिया हुआ है। हमारा पानी है 2.4 क्यूसेक पर 1000 एकड़ सलाना नहरों में और 3.5 क्यूसेक है हमारा शिशमाई नहरों में, जबकि उनको हम पानी दे रहे हैं 12 से 15 क्यूसेक पर 1000 एकड़। उसके बावजूद वो शोर डाल रहे हैं। हालांकि वहां पे जो महफूज शहीद कैनाल निकाली जा रही है वो कैनाल सिंध दरिया सिंध से नहीं है, वो हेड सुलेमान की से आ रही है, पंजाब का अपना हिस्सा है। और फिर क्या चुलिस्तान के रहने वाले वो हकदार नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या चुलिस्तान के साथ सलूक क्या हो रहा है पहले कि क्या वो एक टोबे से जाके पानी पीते हैं, जानवर भी वहीं से पानी पीते हैं, वो लोग भी वहीं से पानी पीते हैं। आज वो इलाका तरक्की कर रहा है। मैंने जब वहां पे जाके देखा चुलिस्तान को, मैं क्योंकि हर साल रोही जाता था वहां पे,
इस साल मुझे लगा कि मैं चुलिस्तान नहीं आया, कुछ एरिया में नखलिस्तान में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहां सरसब देख के मुझे बहुत ज्यादा इस चीज पे खुशी हुई। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ एक अपने काश्तकारों के लिए, काश्तकार बहुत परेशान है, उसको अगर गंदम का रेट ना मिला तो आने वाली फसलें ठीक नहीं होगी। अगर 2 साल पहले हमें गंदम का रेट मिला तो हमने आपको ग्रोथ दी 6.5, पिछले साल अगर रेट नहीं मिला तो ग्रोथ 1.1% पे आ गई है। ये पाकिस्तान का नुकसान है। अब आप ये देखें ना कि आपके इस 4 माह में जो एक्सपोर्ट है उसके मैं आपको फिगर बताता चलूं कि इन 4 माह में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो हमारी जो एक्सपोर्ट में कमी आई है 91% चिलीज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 87% हमारी मेज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 42% हमारी कमी आई है इसमें चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है इन 4 माह में, और हमारा कोई प्याज की एक्सपोर्ट में 50% कमी आई है। अब आप ये देखें ना कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से काश्तकार तो बेचारा मर गया, बेचारा काश्तकार को तो फसलों का रेट नहीं मिल रहा। सही बात। आगे आने वाली कपास की फसल है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दुरुस्त। अब ये देखें कि हिंदुस्तान में वहां पे फ्यूचर मार्केटिंग है, हमें जो फसल हमारी तैयार है, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसका रेट का नहीं पता। उन्हें जो इससे ये 2024-25 की फसल है, इंडियन काश्तकार को 2025-26 की फसल का रेट आज से 6 माह पहले दे दिया गया है ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके। काश्तकार को भी हक दिया जाए कि वो 2 साल पहले प्लानिंग करे, फ्यूचर मार्केटिंग है उसके पास, उसको जदीद टेक्नोलॉजी दी जाए, जदीद मशीनरी दी जाए। फिर एक अहम बात मैं और करना चाहता हूँ इस वक्त एज ए पाकिस्तानी और एज ए इंसान, मैं एक चीज पे बहुत परेशान हूँ मोहतरमा, पानी के लिहाज से। हमारा पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है जी। हम पानी में, मैंने जहाँ पे काश्तकारी 92 में शुरू की थी जिला खानेवाल में, मेरा पानी 24 फुट पे था, आज 65 फुट पे है। हमें चाहिए हम वो फसलें लेके आए, खसूसन कपास को वापस लेके आए कि जिससे हम पानी की बचत कर सकें। हम हर जगह पे चावल ला रहे हैं, गन्ने की फसल बढ़ा रहे हैं, हमें अब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पानी हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमें जदीद टेक्नोलॉजी लानी चाहिए पानी के इस्तेमाल के, हमें पेवर्ट सिस्टम लगाने चाहिए, हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ काम करना चाहिए, हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ आना चाहिए। हमें अब सोचना ये चाहिए, मेरी उम्र 63 साल है इस वक्त, मेरी बाकी जिंदगी मेरे लिए बोनस है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा, मैं बड़ा वाजे बता के जो, अगर हमने गैरआबाद रकबों को आबाद न किया, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दी है। देखे ना, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेके पेशावर तक हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास, थर हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है। आज ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत अगर विल के तहत काम हो रहा है तो पूरी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जबरदस्त, आज पूरी कौम को खड़े होकर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जबरदस्त जवाब है आपका। मैं इसी पे जरा नसीरुल्लाह खान साहब को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। नसीरुल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे इन बातों पे जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर ये आज से नहीं कर रहे, पिछले कई सालों से कर रहे हैं? ज़राअत के मसाइल हल कैसे हो सकते हैं? खासतौर पे आप फोकस कीजिएगा जो पाकिस्तान की बंजर ज़मीनें हैं उनको दोबारा से आबाद कैसे किया जा सकता है। चोलिस्तान ख़ासतौर पे, रोही का बाकी इलाका, थल का बाकी इलाका, इनको कैसे आबाद किया जा सकता है? जी थैंक यू वेरी मच। गरीदा, एक्चुअली बात यह है कि कोई भी बिजनेस हो उसके कोई ड्राइवर्स होते हैं, की ड्राइवर्स। एग्रीकल्चर के की ड्राइवर्स 2 हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एंड नंबर 2 इज प्राइस। जी, आप अगर पैदावार बढ़ा लें और उसको मार्केट में प्राइस ना मिले तो आपकी सारी एफर्ट्स ज़ाया हो जाती है। अब फार्मर जो है वो 6 माह क्रॉप के ऊपर, सर्दी में जैसे गंदम की बात है, तो वो सारी एफर्ट करने के बाद उसको एंड में पता चले कि जो 6 माह के लिए अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर रहा है उसमें जो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर नहीं आ रही। अभी इस साल का अगर मैं आपको एनालिसिस ऐसे 2 लाइनों में दूं कि 1 एकड़ जो है गंदम काश्त करने के लिए 85,000 रुपीज आर रिक्वायर्ड। अब 85,000 रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट है जो कि बीज के ऊपर कर रहा है, खाद के ऊपर कर रहा है, बाकी चीजों पे कर रहा है। अभी मैं इसमें रेंट नहीं डाल रहा, ऑन एन एवरेज आपका 50-60 हजार रुपया आधा साल का रेंट जो है ये 6 माह की क्रॉप पे लगता है। और एवरेज आपकी जो नेशनल यील्ड है वो 33-34 मॉन्ड्स पर एकड़ है। अगर फार्मर को आज 2200 रुपया जो है पर मॉन्ड जो है वो कीमत मिल रही हो तो हार्डली वो इसमें से उसको 72,000 रुपीज जो है पूरे प्रोड्यूस पे मिल रहा है जी, और 85,000 उसकी कॉस्ट है। मुझे बताएं उसने बेचारे ने 6 माह मेहनत क्यों की? वो तब ये सोच के बैठा होता है कि उसके 2 मेजर चैलेंजेस होते हैं किसी भी क्रॉप के बाद।
एक तो ये है कि उसने अपने बच्चों के लिए 6 माह की जो रोजी कमानी है वो उसको गरीब को ना मिले, उल्टा माइनस में चला जाए। और स्पेशली जिसने ठेके पे लिया हुआ उसके ऊपर 50,000 रुपए का एक और लोड आ जाए और वो तकरीबन 1 एकड़ का 63,000 जो है वो डेट में चला जाए, ठीक तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चल सकते। ठीक बिकॉज एग्रीकल्चर लास्ट ईयर अगर आप देखें तो जो लास्ट बजट की स्पीच थी उसके अंदर इसने 6.15% ग्रोथ दी और जीडीपी के अंदर को 25,000 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन दी। अब एक सेक्टर है जो कि आपको 25,000 25,500 अरब रुपया कमा के दे रहा है, और फिर आपकी टेक्सटाइल है जो टेक्सटाइल गुड्स हैं, कॉटन गुड्स, उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको तकरीबन 17 से 20 अरब यूएस डॉलर उससे कमाते हैं। अब ये देखें कि इसकी रिलायंस कितनी बड़ी है, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। और नसीरुल्लाह खान साहब, सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, आप बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बड़े ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ बड़ा बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। टाइम मेरे पास चूँकि बहुत कम रह गया है, तो गुजारिश होगी कि जो बंजर ज़मीनों को आबाद करने का प्रोग्राम है, फिजिबल है, वर्केबल है, इस पर ज़रा कुछ फरमा दीजिएगा। इट इज़ 100% फिजिबल है। इस पे बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं। चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। उन्होंने अपने डेजर्ट ही को, गोबी डेजर्ट को उन्होंने सीधा करके कुछ 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला, और वहां पे भी पानी का कोई ऐसा सोर्स नहीं था, और उन्होंने टेक्नोलॉजीज का यूज किया। सेम इज बेसिकली ये जो चौलिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट कंसीव किया गया, मेरा ख्याल है लोगों को इसके ऊपर बताने की बड़ी ज़रूरत है कि चौलिस्तान का ये जो 1.2 मिलियन एकड़ का एरिया हम बात कर रहे हैं 12 लाख की, इसके 2 फेजेज हैं। पहले फेज के अंदर को तकरीबन 4 लाख का है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, और इसमें मैं ये समझती हूँ कि चौलिस्तान जो है ये एग्रीकल्चर की एक लैब बन रही है, लेबोरेटरी है ये। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो लाई जाएंगी, उसकी एडाप्टेबिलिटी करवाई जाएगी, हाई क्वालिटी सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, और सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू जो है मॉनिटरिंग होएगी, और फिर इस सारे एक्सपीरियंस को हम लेके जाएंगे पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और सिंध के अंदर। द पर्पस इज बेसिकली कि आप वर्टिकल ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन बना सके, तो उससे फार्मर की पूरे सिंध के भी, इनके सबकी जो है वो पैदावार जो है बढ़ेगी। आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन दिस। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह खान साहब और खालिद खोकर साहब। आपको इंशाल्लाह किसी और तफसील के साथ मजीद भी सहमत देंगे। ये था आज का प्रोग्राम, दैट्स अ रैप। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।